इस तरह से जो है हमारे रेजिस्टेंसेस जो है हर बार डबल होते जा रहे हैं। यहाँ 1 था, ये 2 था, 4 था, ऐसे 8 और ऐसे कॉम्बिनेशन इन्फिनिटी तक है। तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है पॉइंट ए से इन्फिनिटी के बीच में। आपको ध्यान रखिए, आपको आर इक्विवेलेंट वहां से वहां तक निकालना है जहां से जहां तक आपको पूछा है। ऐसा नहीं कि आपका जहां से मन कर रहा है वहां से निकाल दिया, नहीं, जहां से पूछा है वहीं से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सब बच्चे कनेक्टेड है, सबको आवाज आ रही, स्क्रीन दिख रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, वेरी वेल। टू आर नॉट। बिल्कुल सही जवाब। एकदम सिंपल सा सवाल है। आपको ये बात समझनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या होता है, वो n टाइम्स डाउन आ जाता है। तो ये दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड थे, तो आर नोट और आर नोट पैरेलल में होने की वजह से, दो अगर पैरेलल में है, दोनों बराबर हैं, तो आर नोट बाई एन होगा। अब n कितना है, 2। ठीक है। अगर चार पैरेलल में है तो आर नोट बाई 4। अगर 8 पैरेलल में होते तो, जो चित्र नहीं बनाया गया है, जो फोटो मिसिंग है, वो आर नोट बाई 8 है। ऐसे सोन सो फार कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब इनका मुझे इक्विवेलेंट निकालना है। अच्छी बात क्या है, ये सीरीज में, तो इनको डायरेक्ट जोड़ दूंगा, आर नोट बाई 2, आर नोट बाई 4, आर नोट बाई 8, एंड ये इन्फिनिटी तक है। मतलब ये इन्फिनाइट जीपी का सम है ना? सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी हमको पूछा जा रहा है, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। और मैंने कई बार बोला है कि ये काफी अच्छा इसका फॉर्मूला होता है, ए अपॉन 1 - आर। इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वलेंट जो आ जाएगा ए अपॉन 1 - आर। ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ए अपॉन 1 - आर, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म इज आर नोट, 1 इज 1, और आर जो है इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो फर्स्ट टर्म से क्या मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म बन रही, तो इसमें हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड में हाफ मल्टीप्लाई होके थर्ड बन रहा है क्या, यस। थर्ड में हाफ मल्टीप्लाई करके 4 बन रहा है क्या, यस। तो ये हाफ इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। तो आर नोट अपॉन 1, 1 - हाफ, हाफ हो जाता है, तो 2 आर नोट आपका आंसर आ गया। ठीक है। इन्फिनाइट जीपी का सम या फिर सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 - आर, इफ आर इज लेस देन 1। तो क्या हमारा आर जो है हाफ लेस देन 1 है क्या, यस। लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। और अगर ये लेस देन 1 नहीं होता तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर इन्फिनिटी आएगा। अगर वो लेस देन 1 नहीं है, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन आंसर इज फिक्स, इन्फिनिटी आएगा, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। समझे क्या? तो ये फॉर्मूला लेस देन 1 के लिए लगता है, और ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्फिनिटी आता है। क्योंकि अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो चीज जो है मल्टीप्लाई होकर बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही, और कब तक बड़ी होती जा रही है, इन्फिनाइट टाइम्स बड़ी होती जा रही। इसका मतलब वो बड़ी होकर कितनी बड़ी हो जाएगी, इन्फिनाइटली लार्ज हो जाएगी। और इन्फिनाइटली लार्ज में फिर जोड़ोगे आपस में तो और बड़ा इन्फिनिटी बन जाएगा। हालांकि बड़ा छोटा इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। समझी गया कि? यस सर। ठीक साहब। सो आज हम ये बस कॉम्बिनेशन वाली चीजें ही रिवाइज करने वाले हैं। सीरीज हम लोगों ने कॉम्बिनेशन जो है कैपेसिटर में भी पढ़ा, वही कॉम्बिनेशन, उसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने आने वाले हैं। कुछ एक आध मतलब थोड़ा सा अजीबो गरीब सा क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाता है कभी कभी, तो उसको भी आप देख लें। जैसे कि ये पॉइंट मान लीजिए ए है,
तो ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। ये मान लीजिए ज्यादा ही कर दिया। एक मिनट, इसको लास्ट में लिखेंगे थोड़ा सोच के, ताकि आपकी मैथमेटिक्स इजी रहे। इसको तो 10 ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, इसको मैं लेता हूँ ऐसा जो कि आपको पसंद आए। 2 2 2 6 6 3 3। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, आर इक्विवेलेंट एक से बी के बीच का। ठीक है, ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। आपके पास सर्किट जो है बना के दे दिए गए हैं। ओके, सूर्यांश और आशुतोष ने पिछले सवाल के जवाब भी दिए थे, 544 एंड 545 पर बिल्कुल सही जवाब भी दिए, शाबाश। कुछ आंसर आया? क्या आया? 22 22। 23/2 23/2 11.5 सही जवाब है। किसने जवाब दिया? सर आशुतोष शर्मा। ओके, वेरी वेल। 11.5 राज कौशल ने आंसर दिया है, वो भी सही है, सही जवाब। और एकदम इजी सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिक बता देता हूँ। ये 2 2 2 सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं आपको। देखो, पूरे को एक साथ सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, जितना पार्ट हमसे सोल्व हो पा रहा है वो सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो तीनों सीरीज में है। तो 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। तो मैंने इसको मिटा के तीनों की जगह क्या लिख देता हूं, 6 लिख देता हूं। ये लीजिए, मैंने एक 6 ओम यहां बना दिया। ये देखिए 3 और 3 है, तो ये 3 और 3 भी मिलके कितना बन जाएगा, 3 + 3 सीरीज में है ना, तो एकदम आसानी से ये भी हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट अगर मैं इसको सी पॉइंट बोलूंगा तो ये भी सी पॉइंट है भाई, क्योंकि यहाँ इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये देखिए, ये रेजिस्टेंस 6 है सी बी के बीच में, ये वाला 6 ये भी सी बी के बीच में, ये वाला 6 ये भी सी बी के बीच में, और नीचे वाला ये गोल गोल वाला 6 ये भी सी बी के बीच में। तो आर इक्वलेंट सी और बी के बीच में जो आर इक्वलेंट है सी बी, वो है मेरा 6/4 ओम्स। ठीक है, तो यहां से मैंने ए सी और सी बी 6/4 समझ में आया, क्योंकि चारों जो है बराबर है, पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में होता है तो R/N आंसर आता है। सबको एक कंफर्टेबल लग रहा है कि अजीबोगरीब लग गया है चीज? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? सिक्स नो बाई सर, फोर नो मतलब सर। 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो 11.5 आंसर आ जाएगा।
ओके, यस सर। कोई बड़ी बात, मतलब वन बाय वन अपन जो लूप है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे सोल्व होता जाता है वैसे वैसे करते हैं। नो मतलब ऐसा कोई हासिल नहीं, एक ही बार में देख के नहीं होता, पेन पेपर से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ट्राई करते हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए। डन। यस सर। हाँ, कुछ का तो पहले से ही हो रखा था, तो ठीक है साहब। अब इसको पूरे को ही सोल्व करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या बेसिक क्वेश्चन एक आध कुछ पूछ लेता हूँ। मतलब ठीक है, लेट मी मेक इट टू, नॉट अ गुड आइडिया। 18 ओम, 18 ओम, 18 ओम। ठीक है, 22 वोल्ट मैंने यहाँ पर दिया। बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ आई क्या है, ठीक है, और ये भी पूछ रहा हूँ I1 और I2 क्या है, और ये भी पूछ लेता हूँ, मान लीजिए I3 क्या है। और एक आध सवाल बाद में बना लेंगे, अभी तो आप बस एक ये चीजों पे ध्यान देके मुझे बताओ। या फिर ठीक है, I3 पूछने का तो कोई मतलब, चलो ठीक है पूछ लिया आप तो। एक वोल्टेज वाला सवाल भी हो जाए। इस पॉइंट का नाम A फॉर एप्पल रख देते हैं, इसका B फॉर बॉय, इसका C फॉर कैट, इसका D फॉर गधा, और VCD पूछ लेता हूँ। सी से डी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा VCD, मतलब VCD मतलब V से C, C से D के बीच में वोल्टेज ड्रॉप। ओके, आंसर भी आ गया। ओके, तो
11, ये क्या है 11? हेमंत 11 किसका आंसर लिख दिया भाई? सर आर अरे इक्विवेलेंट तो मैंने पूछा ही नहीं, पूछा है क्या? चलो फिर भी चलो ठीक है, आंसर सही है। फिर I इक्वल्स टू 2, ठीक है। V इक्वल्स टू 2, I2, सूर्यांश ने आंसर दिया है V इक्वल्स टू 2। डायरेक्ट आप आंसर कौन सा V पूछा था? VCD। तो कैसी बात कर रहा है यार, 2 कैसे बोल दिया भाई? I2 12/11, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतने गंदे गंदे आंसर आ रहे हैं। ओके, मैंने डेटा सोच समझ के नहीं लिखा इस वजह से। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी, हल्की इतनी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है। अलग मैं 33 दे देता तो थोड़ा अच्छा आंसर आसान हो जाता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ हमेशा, जैसा आपको एडवाइस करता हूँ मैं कि क्वेश्चन शुड बी कॉपीड, और आपको हमेशा 2 बार लिखना है, एक क्वेश्चन और एक सॉल्यूशन, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आप इसी से वापस पढ़ो और आपको ये फिर ऐसा लगे कि सॉल्यूशन ही लिखा हुआ है, सवाल तो है ही नहीं। तो सवाल भी आपके सामने होना चाहिए ताकि उसका जवाब समझ पाओ आप, ठीक है। सबसे पहले जो मैं बेसिक समझ रहा हूं वो ये है कि ये 6 और 3, ये 18 18 18 मिलके कितना हो जाएगा? 6। 6, क्योंकि तीनों बराबर हैं, ये मिलके हो गया 6। और ये 6 और 3 मिलके पता नहीं कितना हो जाएगा, उसको मैं लिख देता हूं। अभी क्या है, अभी मैं क्वेश्चन का बेसिक सोल्व कर रहा हूं। तो 6 और 3 कितना हो जाता है नहीं पता, तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 18/3, और ये तो क्वेश्चन में गिवन ही कितना था ये 5 3, सॉरी। तो ये हो गया 6 प्लस 3 9, एंड ये आ जाएगा 2, 18/9 2। तो टोटल आर इक्विवेलेंट हालांकि पूछा नहीं, पर आर इक्विवेलेंट अगर पूछा होता तो आंसर आता 11 ओम्स। तो अगर मुझे टोटल आर इक्विवेलेंट पूरे सिस्टम का पता है तो डायरेक्ट करंट में ऐसे निकाल लूंगा, 22 डिवाइडेड बाई 11, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यस। एकदम ठीक है, 22/11, 2 एम्पियर मेरा करंट आ चुका है, ठीक है। अब मैं वापस ऊपर जाता हूँ, कौन कौन से करंट्स मुझसे पूछे हैं। अगर 3 ओम में पूछा होता तो वो 2 एम्पियर पूरा पास करता, यहां से 2 एम्पियर आएगा। अब ये 2 एम्पियर 2 हिस्सों में बटेगा, I1 और I2 में, और दोनों हिस्से 6:3 के रेशो में। तो I1 और I2 का रेशो मुझे पता है, ओरिजिनल सवाल से मैंने कहा चलो ठीक है, ये 2 एम्पियर जो आया है, ये 2 एम्पियर यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी 2 एम्पियर जाएगा। अगर मुझे ये दोनों आर इक्विवेलेंट की बात की जाए तो आर इक्विवेलेंट से टोटल 2 एम्पियर जा रहा है, और I1 और I2 का रेशो मुझे चाहिए, तो मुझे पता है R2/R1 के रेशो में ही आएगा। हाँ कि ना, ऊपर जाके मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया। हाँ, I1 I1 और I2 का जो रेशो है R2/R1 के रेशो में आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। हालांकि मैं ये भी बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, बट नॉट अ गुड आइडिया टू से दैट। तो जहां रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट I2 ज्यादा आएगा, ऐसा मुझे पता है। तो I1 जो है, I1 के सामने 3, ये आ जाएगा 3:6। एक बार और वेरीफाई कर लीजिए, I1 वाला जो रेजिस्टेंस है इसे मैंने R1 बोला है, तो R1 मैंने नीचे लिखा है 6, ठीक है। तो यहाँ रेशियो मुझे मिल गया 1:2 का। टोटल करंट मुझे 2 एम्पियर पता था, तो यहां से मेरे को समझ में आ गया, इसका मतलब I1 आ जाएगा टोटल करंट 2 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो 1+2 इंटू I1 का रेशियो 1। कोई दिक्कत? 2/3 एम्पियर, समझे क्या? यस सर। इसी तरह यहां देखिए आगे, ये सेम 2 एम्पियर वापस, ये 2/3 और 4/3 इसमें ऐड होके वापस 2 एम्पियर यहाँ हो जाएगा। सेम करंट आई, यहाँ पर भी वही आई आ रहा था,
और जाते समय भी वो i बन जाएगा। अब यहाँ पर वो 3 हिस्सों में टूटेगा और तीनों हिस्से कैसे होंगे? इक्वल। वो तीनों हिस्से कैसे होंगे? इक्वल। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं तीनों के रेजिस्टेंस सेम है। अगर रेशियो लोगे तो रेशियो आएगा 1:1:1, इसलिए मैंने यहाँ पर i3 लिख दिया। हालांकि मुझे सवाल में एडिट नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा जवाब क्या है। तो आपको यहाँ पर समझने की चीज है कि i3 जो है तीनों में बराबर होगा, तो i जो है 3i3 में बटेगा। डायरेक्ट अगर सोल्व करना है तो, अदरवाइज आप रेशियो लेना चाहते हो तो i3, i4 और i5 लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर रेशियो बता देता हूँ फिर से। तो i3 is to i4 is to i5 is to 18 18 18, मतलब 1:1:1 है। मतलब दिस इंप्लाइज i3 इक्वल्स टू i4 इक्वल्स टू i5, और वो किसके बराबर है? ओरिजिनल के। अब तीनों बराबर हैं और तीनों का सम i3 i4 i5 जो है किसके बराबर है? 2 एम्पियर, ओरिजिनल के बराबर है। रेशियो टोटल वैल्यू पता है, रेशियो पता है, रेशियो बराबर बांटना है तो आपको बहुत आसानी से i3 का वैल्यू हो जाएगा टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 1:1+1+1 जानबूझ के इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कोई छोटी मोटी कसर भी ना रह जाए और आपके नोट्स प्रॉपर बने। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अब इसी में एक और चीज क्या पूछी थी मैंने? वी सी डी। सी कहाँ है? ये रहा। तो सी से डी के बीच का वी निकालना है तो आप यहाँ पर या तो यहीं से निकाल सकते हो। 2 एम्पियर करंट था तो 2 इंटू 18/3 36/3, 18/3 होता है 6, 2 इंटू 6 12 वोल्ट आपका आंसर आएगा। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो 12। दूसरा है VCD, तो VCD बराबर I नॉट इंटू R इक्वलेंट C से D के बीच का। ऐसे भी कर सकते हैं। I कितना था? 2 इंटू 18/3, तो 18/3 6, तो यह आ जाएगा 12 वोल्ट। और आप चाहो तो VCD जो है ओरिजिनल वाले से भी निकाल सकते हो। इसमें देखिए VCD यहां से यहां के बीच में VCD आप चाहो तो ऐसे निकालो, चाहो तो ऐसे निकालो, चाहो तो इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो I3 इंटू 18 भी आना चाहिए, तो I3 इंटू 18 से भी आप निकाल सकते हो। I3 इंटू 18, और I3 मैंने निकाला है 2/3, तो 2/3 इंटू 18 करोगे तो कितना आएगा बच्चों? इन ऑल द मैनर्स। यही तो मैथ का जादू है। मैथमेटिक्स जो है वो जस्टिफाइड लैंग्वेज होती है, पहले से ही जस्टिफाई होके ही बनती है। तो कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा हमेशा होगा, उल्टा पॉजिटिव शब्दों में बताता हूँ, ऐसा हमेशा होगा कि आप किन्हीं भी तरीकों से आप सोल्व करने की कोशिश करें, आपको जो है सेम आंसर आएगा।